इस लेक्चर में हम लोग यूजिंग बिग फार्मूला को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। और जो फार्मूला है उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि आप उसे यूज़ किस तरह करोगे। ठीक है, ये आपके पास जनरल फार्मूला टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। और 3/3 के केस में आपने इसको यूज़ करते हुए 6 टर्म्स को फाइंड आउट किया, जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट को। बेसिकली आपको इस मेथड का बेनिफिट तब होगा अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरोस गिवन मैट्रिक्स में गिवन है। इस केस में जो आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स है, तो इसमें लॉट ऑफ ज़ीरोस गिवन है। इसको वन मेथड जो करने का है वो एलिमिनेशन है। ठीक है, तो एलिमिनेशन के थ्रू अगर एलिमिनेशन के मेथड से एंड में आपके पास कोई भी ज़ीरोज़ की रो आ जाए तो आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब एलिमिनेशन का मेथड आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो? अगर आप लोग रो 1 प्लस रो 3 करो, अगर रो 1 और रो 3 करोगे तो आपके पास इस रो में अगर रो 1 ऐड कर रहे हो, यहाँ आपके पास तमाम एंटिटीज़ जो हैं वो 1 1 1 1 आ जाएंगी। मीन्स होल रो जो है वो वंस की आ जाएगी। इस तरह अगर आप लोग रो 2 और रो 3 को ऐड करोगे, अगर रो 2 और रो 3 को ऐड कर रहे हो तो अगेन आपके पास होल रो जो है वो वंस की आ जाएगी। अगर होल रो वंस की आ रही है और ये आपके पास जो आपने पहले फाइंड आउट की थी वो भी आपके पास होल रो वंस की थी, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वन रो जो है वो होल ज़ीरोस की आ जाएगी। तो इसका डिटर्मिनेंट एलिमिनेशन के थ्रू जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर अब आप इसको बिग फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास यहाँ तमाम वंस हैं इस डायगोनल के क्रॉस। उस फार्मूला में यही था कि आपकी ईच कॉलम और ईच रो में एक टाइम में 1 नंबर होना चाहिए या 1 एंट्री होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप ये वाले वंस लेते हो, दिस वन और ये दोनों वंस, तो आपके ईच कॉलम में 1 1 की एंट्री है। ये आपके इस फॉर्म में आएंगे। अब 1 1s हैं तो फैक्टर आउट के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं है जो आपने यहाँ डिटर्मिनेंट के बाहर लिखते थे एज इन दिस केस। ठीक है, यहाँ आपने यही किया था कि आपने जो ये नंबर यहाँ आ रहे थे उनको फैक्टर आउट कर कर यहाँ लिखा था। अगर आपके पास गिवन जो मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करे वो इस टाइप का है, लेकिन अब अगर ऑलरेडी ही आपके पास ही नंबर 1 1 है तो आप कुछ भी यहाँ फैक्टर आउट नहीं करोगे। अब इसमें अगर आपने इसका साइन देखना हो तो जो ये वाला परमुटेशन मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ का जो सीक्वेंस बन रहा है, फर्स्ट में आपकी जो रो है वो 4th है, यानी यहाँ आपके पास ये वाली रो 4th, बिकॉज इस जगह आपका 4th रो में +1 होता है आइडेंटिटी के केस में। ये आपके पास 3rd और ये आपके पास 2nd रो और ये आपके पास 1st रो है। तो ऑर्डर जो है वो आपका रोज़ का इस टाइप का 4 3 2 1। अब इस केस में आप 2 एक्सचेंजेस करोगे,
एक एक्सचेंज तो ये करोगे कि वो 2 और 3 को आपस में मूव कर लो, ये 1 एक्सचेंज होगा। 4 और 1 को आपस में मूव कर लो, ये सेकंड एक्सचेंज हो गई। यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ 4 और इस जगह 2 और यहाँ 3। अब 2 एक्सचेंजेस आ रहे हैं तो आपके पास जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, यानी एक्सचेंजेस पुट्स इट इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर आपके पास आइडेंटिटी का केस का यही होगा कि यहाँ 1, देन अगेन इस जगह 1 होगा, फिर यहाँ 1 होगा एंड देन यहाँ 1 होगा। जो अब आप सेकंड टर्म का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो, उस केस में भी ईच रो में 1 होना चाहिए। अब इस रो में अगर आप इस सर्कल्ड 1 को ले रहे हो, इस जो आपका कॉलम नंबर 2 है उसमें ये वाला 1 लोगे, कॉलम नंबर 1 में दिस 1 और कॉलम नंबर 4 में वी मस्ट टेक दिस 1। ठीक है, अब इस 1 को आपने इस 1 में से चूज जो किया वो इस 1 को किया, बिकॉज आई शुड यूज दिस, बिकॉज कॉलम 3 ऑलरेडी यूज। तो अब जो आपके पास वंस का सीक्वेंस बना उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास थर्ड रो का सीक्वेंस है, 3 2 1 4। ये 3 2 1 4 करेक्ट ऑर्डर आपके पास 1 2 3 4 होता है। तो अब आप अगर 1 को और 3 को आपस में एक्सचेंज कर लो, अगर 1 और 3 रोज को एक्सचेंज करोगे तो आपके पास करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है। तो अगर 1 रो एक्सचेंज हो आपके पास नेगेटिव साइन आता है। इस सीक्वेंस की वजह से आपके पास +1 और जो ये आपके पास ये वाला सीक्वेंस आ रहा था 3 2 1 4, जो यहाँ इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के केस में सर्कल 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसकी वजह से आपके पास -1, तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। और हम लोगों ने इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा था। अब जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो इट मीन्स योर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। एन अदर वे टू सी सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स समथिंग इन इट्स नल स्पेस। जब भी आपकी होल रो ज़ीरोस की इक्वल आती है या आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो इट मीन्स के नल स्पेस में 0 वेक्टर के अलावा समथिंग ज़रूर है। सो वी विल फाइंड द कम्बिनेशन ऑफ रोज डेट गिव ज़ीरोस। ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप 1 और 3 रो को ऐड करते हो, 2 और 4 रो को ऐड करते हो, अगर इन जो आपके पास रिजल्टेंट रोज आएंगी 1 1 की, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास होल रो 0 की ज़रूर आएगी। And I could find something in the null space the same way that would be a combination of columns that give zeros। तो आप लोग जो नल स्पेस फाइंड आउट करते थे बेसिकली वो ax = 0 के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो उस केस में आपके पास जो फाइंड करते हो कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करते हो जो आपको सॉल्यूशन को 0 के इक्वल देती हैं। अगर आप लोगों को वो मेथड याद हो तो जो आपके फ्री कॉलम्स होते हैं
उनको आप स्पेशल नंबर असाइन करते हो और देन बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए आप पिवट वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हो, तो आपके पास वेक्टर्स या कॉलम्स की फॉर्म में नल स्पेस के सॉल्यूशंस आते हैं। जितने आपके फ्री कॉलम्स होंगे, जितने कॉलम्स टोटली आपके ज़ीरोज़ हैं, उतने ही आपके नल स्पेस के सॉल्यूशन के वेक्टर्स होंगे। अब इस मेथड को आपको यूज़ करने का एडवांटेज ये हुआ कि अगर उसमें लॉट ऑफ ज़ीरोज़ थे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 24 टर्म्स, it has great advantage of having a lot of zeros in there. हम लोग 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। जो फर्स्ट मेथड था वो एलिमिनेशन, और सेकंड मेथड जो है वो आपके पास जो बिग फार्मूला, एंड थर्ड वन इज कोफैक्टर. Cofactor is way of breaking that big formula, is way to connect this n by n determinant to determinants on smaller. अगर 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स हो, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये वाला मैट्रिक्स, अगर इसका डिटर्मिनेंट आप कोफैक्टर की फॉर्म में फाइंड आउट करोगे, तो आप यहाँ A11 इस फैक्टर को लिखकर जो रिजल्टेंट आपके पास n-1 का डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ A11 अगर ये है तो आपकी ये रो जो है वो यूज्ड है। इस तरह यहाँ ये वाला कॉलम भी जो है वो यूज्ड होगा। अब जो ये वाले नंबर्स होंगे इनका आप डिटर्मिनेंट लोगे, आपके पास आएगा A11, और यहाँ जो इसका कोफैक्टर होगा A22, A33 माइनस A23, A32। अब अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप इसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो अब A12 फर्स्ट रो में जो आपके पास सेकंड एंट्री है, अब ये वाली रो भी यूज्ड है, और कॉलम भी यूज्ड है और रो भी यूज्ड है, तो यहाँ आपके पास A21, A33 माइनस A23, A31, ये वाला जो नंबर है इसको आप फैक्टर कहोगे, और जो पेरेंथेसिस में आ रहा है आपका कोफैक्टर होगा। In other words, once we have used column 1 and row 1, what left is all the ways to use another n-1 column and n-1 rows, one of each. Cofactor is the thing that multiplies the cofactor. तो जो आपके पास AIG यहाँ जिस तरह A11, तो इसका कोफैक्टर आपके पास C11 होगा। We took first row but any row is okay. आप फर्स्ट रो भी ले सकते हो, सेकंड रो भी ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हो, सेकंड कॉलम भी ले सकते हो। तो आपके पास कोफैक्टर का जो फार्मूला है उसमें प्लस माइनस डिटर्मिनेंट n-1 मैट्रिक्स with row I and column J raised। इस तरह यहाँ अगर आप A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रेज करोगे। अगर A12 का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रेज करोगे। इस तरह अगर आप A13 का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रेज करोगे, और जो आपके पास n-1 मैट्रिक्स आएगा उसका आप
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, यानी जो यहाँ आपके पास n-1 अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स था तो 2/2 का जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में होगा, अगर ये वाला नंबर जो आप ith रो और j कॉलम ले रहे थे इनका सम जो है वो इवन हो, और नेगेटिव कब होगा, अगर इसका सम ऑड होगा। तो इसीलिए आपने यहाँ जो A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को जब सम अप करोगे तो ऑड नंबर आएगा, तो आप यहाँ नेगेटिव साइन लोगे। इस तरह A13 को ऐड करने से आपके पास इवन नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पॉजिटिव साइन ले रहे हो। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके पास साइन का सीक्वेंस ये बन रहा है। इस तरह सेकंड रो के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो साइन का आपके पास सीक्वेंस ये बन रहा है। अगर कोफैक्टर फार्मूले को आप अलोंग रो 1 लिख रहे हो तो डिटर्मिनेंट आपका इसके इक्वल होगा A11 C11, A12 C12, A13 C13 and so on A1n C1n. Cofactor formula would allow me to build up an n by n determinant out of n-1 size determinant, build those out of n-2 and so on. आपके कोफैक्टर की डेफिनेशन एंड कोफैक्टर फार्मूला फॉर 2/2 मैट्रिक्स। अगर आप 2/2 के लिए कोफैक्टर यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो इस जगह अगर आप ए फैक्टर लोगे तो आपने फर्स्ट कॉलम को डिस्कार्ड करना है, तो यहाँ आपके पास डी रिमेनिंग रहेगा जो आपके पास कोफैक्टर है। इस तरह अगर यहाँ अब साइन जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, बस 1-2 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास ऑड नंबर है, और इस वाली कॉलम को और इस रो को रेस करोगे तो यहाँ आपके पास सी रिमेनिंग रहेगा। तो वही आपके पास जो आप डिटर्मिनेंट के लिए फार्मूला लिखते हो बेसिकली ये वही फार्मूला है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम जो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू और कोफैक्टर मेथड के थ्रू पहले एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद इस एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। अब आप लोगों ने पहले जो फैक्टराइजेशन का मेथड किया था, अगर आप लोगों को मेमोरी में नहीं है तो इसलिए मैं रिकॉल कर रही हूँ। इसमें अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है और आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हो तो फैक्टराइजेशन में आपने जो पिवट्स आएंगे वो आपके पास अलोंग इस डायगोनल आएंगे 2, -1, 5 इन पोजीशंस पर आपके पिवट्स आएंगे। तो अब ये जो आपके पास फर्स्ट पिवट है इसके बिलो में तमाम ज़ीरोज़ होंगे। इस तरह जो आपके पास सेकंड पिवट है इसके बिलो में भी आपके पास ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ इस 2-1 पोजीशन, 3-1 पोजीशन और 3-2 पोजीशन पर ज़ीरो करने के लिए उसके साथ जो ऑपरेशंस करते हो उसको आप एल की फॉर्म में लिखते हो, यानी आपने जो ऑपरेशंस किए इस लोकेशन पर ज़ीरो करने के लिए आपने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो में ऐड अप कर दिया। इस तरह इन पोजीशंस पर 0-0 करने के लिए आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब जो यू मैट्रिक्स था, ठीक है, वो आपने देख लिया कि आपने किस तरह फाइंड आउट किया है। यू मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास एलिमिनेशन स्टेप्स अप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में मैट्रिक्स आएगा, और
जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो इसी यू मैट्रिक्स के अगर आप पिवट्स को मल्टीप्लाई कर लोगे 2 - 3 2 तो इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह जो एल है इसमें आपके पास डायगोनल में वंस आ रहे हैं और लोड ट्रायंगुलर बन रही है। जो आपके पास यू है इसमें डायगोनल में पिवट्स हैं और अपर ट्रायंगुलर बन रही है। अब गिवन एग्जांपल ए, अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आप लोगों को पता है कि ये ऑलरेडी आपके पास जो पिवट्स हैं वो 1 4 5 में गिवन है, बिकॉज आपकी फर्स्ट पिवट के बिलो में भी तमाम ज़ीरोज़ हैं और फोर्थ पिवट के बिलो में भी आपके पास ज़ीरो है। अब अगर आप पिवट्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 4 × 5 तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर आप कोफैक्टर मेथड के थ्रू करते हो तो अगर अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम आप उसका फाइंड आउट कर रहे हो डिटर्मिनेंट, तो 1 लिखने के बाद आप इस रो और इस कॉलम को डिस्कार्ड करोगे 4 × 5 - 0 तो भी अगेन आपके पास 20 ही आएगा। अब इस सेकंड एग्जांपल में जो गिवन मैट्रिक्स है आपके पास इस फॉर्म में गिवन है। अगर आप बाय एलिमिनेशन करोगे तो एलिमिनेशन स्टेप्स क्या होंगे कि आपने 2 1 पोजीशन और 3 1 और 3 2 को ज़ीरो करना है। अब इसको ज़ीरो करने के लिए आप रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये पोजीशन आपके पास ज़ीरो हो गई। इस पोजीशन पर ज़ीरो करने के लिए आप रो 3 से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास ये वाली पोजीशन भी ज़ीरो आ गई, 3 1 पोजीशन। अब 3 2 पोजीशन को ज़ीरो करने के लिए आप रो 3 से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये वाली पोजीशन भी ज़ीरो आ गई। आपके जो पिवट्स आ रहे हैं वो 1 1 1 आ रहे हैं। अगर आप ये डिटर्मिनेंट के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपके पास डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आ गया। लेकिन अगर आप इसको कोफैक्टर मेथड के थ्रू करोगे तो कोफैक्टर में क्या होगा कि अगर आप इसको अलॉन्ग फर्स्ट रो सॉल्व कर रहे हो तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस n-1 मैट्रिक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स +1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। अब अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास जो 1 है वो ही डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से ये चीज़ देखी कि अगर आप बाय एलिमिनेशन करो या बाय कोफैक्टर करो आपके पास आंसर सेम आता है। तो मेरा ख्याल है कि एलिमिनेशन के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना रिलेटिवली मोर इजी और लेस टाइम टेकिंग है।